नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। हम बात करने वाले हैं FST 13 के पेपर 2 के बारे में, है ना। इस पेपर 2 में पहले सेक्शन में आपके पास 10 सवाल मिलेंगे जिसमें ओनली 1 करेक्ट टाइप के सवाल हैं और उन 10 सवालों के बाद में आपको मिलेंगे पैराग्राफ वाले सवाल, यानी ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 पैराग्राफ बेस्ड सवाल है। और फिर आपको लास्ट में 17, 18, 19 एंड 20 4 सवाल जो है आपको मैट्रिक्स मैच टाइप की वैरायटी के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए अपना खेला स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 जो है वो पोटेंशियोमीटर का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। अगर आप ध्यान से देखिएगा पहले सर्किट बना देते हैं। ये आपको बोला गया है कि ये जो है वो 20 वोल्ट का है और यहाँ पे जो कार्यक्रम है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो ऐसा है कि भाई साहब ये पॉइंट आपका P है और ये वाला पॉइंट आपके लिए R दिया हुआ है। और क्या है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बैटरी है जो 5 वोल्ट की है और यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो है आपका 20 ओम का। और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है जो हमें पता करना है। यहाँ पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो करता हुआ एक गैल्वेनोमीटर है और ये लंबाई आपके लिए 20 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 80 सेंटीमीटर है। मान लो कि इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R होगा तो इस वाले पार्ट का R √L/A, इसका 4R होगा। तो इसके ड्रॉप कितना होगा, इस 5R के अक्रॉस टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा 20 का। तो इतने वाले पार्ट के अक्रॉस I × R होगा और इतने वाले का I × 4R होगा। तो इधर x होगा तो इधर 4x होगा और टोटल जो है 5x की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो यहाँ का ड्रॉप कितना आ जाएगा 4 वोल्ट और यहाँ का ड्रॉप 16 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और इसके अक्रॉस ड्रॉप अगर 4 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल आपके लिए कितना हो जाना चाहिए 60 होना चाहिए। यहाँ का क्या है 20 है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस डायरेक्शन और इसमें करंट कैसे बहने वाला है, इसमें करंट ऐसे बहने वाला है। तो आप 20 से बड़े आ गए, आपकी मुलाकात प्लस से हुई तो आपने -5 लिख दिया और करंट ऐसे आ रहा होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो आपकी मुलाकात हुई किससे माइनस से। तो आपने क्या लिख दिया होगा प्लस का I × R दैट इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल जो कि आपके लिए 16 आ गया है। तो 16 और 5 हो गए 21, उसमें से 20 घटाइएगा 1 आ जाएगा, यानी IR की वैल्यू 1 आ गई है। I की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, इस वाले लूप का करंट है इसको मैं 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस R लिख सकता हूँ इंटू R = 1 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा 5R = 20 प्लस R आ रहा है, 4R = 20 आ रहा है। तो सॉल्व करने पे R की वैल्यू आपको 5 ओम आती हुई दिखाई देगी कि कितना 5 ओम है। ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 1 कौन से वाले पेपर का, FST 13 के पेपर 2 का। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक सस्ता सवाल है। आप जानते हैं कि T = इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है वो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसका फोटो बना देते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 ओम है, यहाँ बैटरिया है और यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरिया के इधर ना 5 और यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर। ये खेला जो है यहाँ पे है बैटरी और यहाँ पे है रजिस्टर और ये है आपके पास 5 वोल्ट, ये 5 ओम है, ये आपके पास 5 ओम है और ये C2 जो है वो आपके लिए 5 माइक्रो फैरेड है। ये 5 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है और यहाँ पे ये आपका C1 जो है वो 5 माइक्रो फैरेड का है और ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5। कुल मिला के बात ये कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जहां जहां कैपेसिटर है वहां कोई करंट बहने वाला नहीं है। तो करंट बहेगा कहाँ, आप ध्यान पूर्वक देखिए करंट कहां से कहां तक बहने वाला है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जाएगा भाई साहब, इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है, फिर तो खेला खत्म हो गया। इधर मैंने कहा नहीं, फिर इधर
इधर इधर, यहाँ से इधर नहीं, इधर जाएगा। तो आप करंट का देखेंगे तो वो ऐसे 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 और ऐसे चल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, किसके अक्रॉस। भाई जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, अगर आपको कहाँ चाहिए, C1 एंड C2 के अक्रॉस जो है क्या निकालना है आपको, C1 एंड C2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना, है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही वाला पोटेंशियल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लीजिए, है ना। इसमें तो कोई करंट बह नहीं रहा है, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो यहीं होना चाहिए, तभी तो कोई करंट नहीं बह रहा है भाई साहब। तो इसका पोटेंशियल यहाँ आ गया सेम, तो इस पर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कोई करंट नहीं है, आप यहाँ का पोटेंशियल देखिएगा और यहाँ का पोटेंशियल देखिएगा तो आप पाएंगे कि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा तो इसमें क्या होगा, चार्ज आपके लिए जीरो आ जाएगा। अब तो आप निकाल सकते हैं ना, कहीं एक का जीरो मान लीजिए और करंट तो पता कर ही सकते हैं क्या होगा। मैंने कहा ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट अपोज कर रही है और ये वाला जो 5 वोल्ट है वो ये 5 वोल्ट और 5 वोल्ट अपोज कर रही है। सिमिलरली ये ऐसा चाहती है और उधर चाहती है, तो खेला खत्म हो जाएगा, यानी नेट आपके पास करंट जीरो आ रहा है। हाँ, ये वाला 5 वोल्ट ही है ना, ये वाला 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट अपोज कर रहे हैं, ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट अपोज कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो 10 वोल्ट जो है इधर और 5 और 5 10 उधर की, तो नेट जीरो हो गया, खेला खत्म। C1 एंड C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, जीरो। चार्ज पूछा गया है, हमको लगता है 0 0 आंसर हो जाना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ये था आपका सवाल नंबर 2। और अगर अपन सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़े, कौन सा सवाल नंबर 3। द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L है, एक स्ट्रिंग है और वो कहाँ है, थर्ड ओवरटोन में है। इसका मतलब क्या है, थर्ड ओवरटोन, यानी कि दोनों एंड से फिक्स है, तो फोर्थ हार्मोनिक, यानी 1 2 3 और कितना हो जाएगा, 4 लूप हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों एंड में फिक्स है, लेंथ क्या है, L है, तो यहाँ तक लेमडा हो गया है और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 लेमडा। तो L इज इक्वल टू आपके लिए क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 2 लेमडा, यानी है ना, L इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी L/2। अब अगर आप ध्यान से देखें, लेमडा आपको मिल गया है, तो आप जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव है, तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है, मैंने a sin kx, a sin kx की वैल्यू a sin k की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या है, L/2 है, 2 ऊपर चला गया। और आपको कौन से x पे निकालना है, आपको x इज इक्वल टू L/3 पे। तो मैं x की वैल्यू क्या, इस तरह से एम्पलीट्यूड वेरी करता है ना ये एज ए फंक्शन ऑफ x से, तो x की वैल्यू आपको L/3 दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 पाई बाई 3 का मैटर बन रहा है, यानी a sin पाई प्लस पाई बाई 3, जो कि हो जाएगा sin 60 डिग्री, यानी कि a√3/2, a√3/2 है। a√3/2 आपको ऑप्शन कौन से में दिखाई देगा, सी वाले में दिखाई देगा। तो एक बहुत ही सस्ता सवाल था, मतलब आपको क्या निकालना था, x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू L/√3 पे एक पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 अगर आप देखिए, कौन सा सवाल, सवाल नंबर 4 एंड 5। देखिए पहले इसको उड़ा देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है और थोड़ा मिट जाइए आप, अच्छे से मिट जाइए। चलिए 3 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे एकदम सस्ता सवाल है। यहाँ पे a है, a को मैं कुछ भी मान रहा हूँ, मान लो कि z है और m मान लेते हैं इसको। ये कन्वर्ट की किस में हो रहा है, b में हो रहा है, और b जो है वो अल्फा पार्टिकल का डीके कर रहा है, तो ऑब्वियसली z जो है वो -2 हो जाएगा और m -4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 बीटा पार्टिकल को निकाल के क्या बन जाएगा, मैंने कहा फिर से -2 हो गया, तो इस भाई का जो है C वाले का z हो जाएगा और ये m-4 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। अगर आप ध्यान से देखें दोनों के क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है क्या, मतलब ये वाला जो z आपके पास a सेम नहीं है,
यानी कि मास नंबर सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो हमको लगता है कि भाई साहब जो है मतलब एटॉमिक मास अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। क्या होना चाहिए, ए एंड बी आइसोटॉप्स होने चाहिए। आइसोटॉप्स में जेड सेम होता है ना, तो ए एंड सी आर आइसोटॉप्स, ए एंड सी आर आइसोटॉप्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। चलिए भाई साहब एक सस्ता सवाल था, बढ़ते हैं 4 के बाद सवाल नंबर 5 की। नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 जरा ध्यान से देखिए। 5 में क्या है ना कि आपको एक थोड़ा विजुलाइज करना है, कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा आइटम दिया हुआ है और आपको जो चार्ज दिया है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, या जेड है आपका और ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, इसको कनेक्ट कैसे करिएगा तो क्या बन जाएगा, मैंने कहा एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ये Q का कौन सा वाला पार्ट इस बॉक्स के अंदर होगा, मैंने कहा Q/8 टोटल फ्लक्स आएगा। Q/8 क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा इसमें, इस क्यूब में, जिसमें इस सरफेस में 0, इसमें 0 और एक ऊपर वाली, एक नीचे इधर वाली और एक उधर वाली, 3 सरफेस में 0 हो गया। ये और नीचे वाली तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा सिमेट्री से। तो टोटल फ्लक्स हो गया आपका Q/8 एप्सिलॉन नॉट, उसको डिवाइड बाय अपन कितना करते हैं 3। तो इस वाली ये पूरा आ जाएगा, इस वाली का क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। उसका भी हाफ पार्ट आपसे पूछा गया है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स जो सैडेड रीजन है, जो सवाल आपसे बोल रहा है इस वाले रीजन में कितना फ्लक्स आने वाला है, वो आपका हो जाएगा Q/8 है ना, और 3 × 2 यानी कि टोटल जो है मतलब 1/3 तो जा ही रहा है, उसका भी हाफ इसमें जा रहा है, तो 1/6 तो टोटल, और टोटल क्या होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। Q अंदर की तरफ क्या होगा, Q/8 है, खुद ही Q/8 होगा इस बॉक्स के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपकी हो रही होगी 8 × 6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और सवाल आपको बोल रहा है कि Q की वैल्यू कितनी है, 96 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 48 एप्सिलॉन नॉट आ गया है। तो इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू आपके लिए 2 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, ये था सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। कौन से सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सवाल आपको क्या बोल रहा है कि 2 अलग अलग वेवलेंथ आ रही है, λ1 एंड λ2 है। इनकी वजह से यहां से x डिस्टेंस पे दोनों के मिनिमा आ रहे हैं, एक का n1 मान लो और एक का n2 मान लो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई साहब वहां पे 2n + 1 n + λ/2 का डेल्टा x आना चाहिए, और डेल्टा x को क्या लिखेंगे अपन, y/d। इसने इस दूरी को x दिया, मान लो x पे हो रहा है, तो आपके लिए डेल्टा x वहां पे क्या हो जाएगा, y यानी x मान लो ये दूरी को, और d कैपिटल D डिवाइडेड बाय d है ना, xd/d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैंने कहा n1 + 1/2, और लैम्डा कौन सा था भाई साहब, λ1। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। दूसरे वाले केस में बोला गया है कि x वही है, d यही है, d n2, मतलब दोनों ऑप्शन रख दो, दोनों का मान मिनिमा आया होगा। तो मान लीजिए कि भाई n2 आ गया कुछ अलग, 1/2 n2 वाला मिनिमा आ गया, λ2 है तो λ2 को मैं इधर ले आया। अब आप ध्यान से देखिए सवाल n1 और n2 का डिफरेंस दे रहा है, मतलब n1 - n2 दे रहा है। तो अगर आप घटा दीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को घटा दीजिए तो आप क्या पाइएगा, xt/d 1/λ1 - 1/λ2 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, n1 - n2 है, और सवाल में n1 - n2 की वैल्यू 7 दी गई। अब आप ध्यान से देखिए ना, तो इस सवाल में d की वैल्यू आपको 1 मीटर दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू आपको, λ1 की वैल्यू 3600 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, λ2 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कहाँ डालनी लाला, d यहाँ पे डालना है, और λ1 की वैल्यू यहाँ डालनी है, λ2 की वैल्यू यहाँ डालनी है। अननोन कौन है जिसकी हमें तलाश है, ये स्मॉल d है। क्या आपको x दिया हुआ है सवाल में, x की वैल्यू आपको सवाल में दी गई है 31.5 मीटर, कितना 31.5 mm, 31.5 mm आपको दिया हुआ, तो इसको मीटर में डालिएगा। अननोन कौन है, d। अगर इन सारी वैल्यू को डालने पे जो सॉल्व करने के बाद d मिल रहा है, वो d की वैल्यू आ रही है 0.2 mm। तो आपको बस ये समझना है, एक को n1 मान लिया मैक्सिमा, मिनिमा, और एक का n2 मान लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, है कि नहीं है। तो बहुत ही सस्ता सवाल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा तगड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 7th वाले सवाल को देखिएगा तो एक आइटम है जो डीके कर रहा है, λ से, 2 λ से और
3 लेमडा से 2 लेमडा से और 3 लेमडा से। अगर आइटम जो है ये देखो, मान लो कि इस किसी भी टाइम पे इसके n मॉलिक्यूल प्रेजेंट, तो उसकी जो रेट होगी dn बाई dt वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेमडा की होगी, 2 लेमडा की होगी, 3 लेमडा की होगी। तो किसी भी टाइम पे मैं जो इसकी वैल्यू है उसको मैं क्या लिख दूंगा, लेमडा इंटू एन प्लस एक और लेमडा दिया हुआ, कितना लेमडा दिया हुआ है आपको, 2 लेमडा इंटू एन प्लस एक और लेमडा कितना दिया हुआ है, 3 लेमडा इंटू एन है। तो यहाँ एन कॉमन आ जाएगा, लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा 5 और 6 लेमडा इंटू एन आ जाएगा। तो आपको इफेक्टिव पूछा गया है लेमडा, तो ये बहुत ही सस्ता सवाल है। लेमडा इफेक्टिव की वैल्यू आपके लिए 6 लेमडा हो जाएगी, जो कि आपको कौन से सवाल में दिया गया है, और ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में आप इसका आंसर देख सकते हैं। dn बाई dt लेमडा इंटू एन के बराबर है, एन हमने जो भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। अरे हाँ कि नहीं है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 3 डिफरेंट टाइप के दिखे और लेमडा आपने ऐड कर दिया, खत्म हो गया सवाल। ये सवाल नंबर 7 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 इसको उड़ा देते हैं। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 8। द वेवलेंथ के अल्फा लाइन फॉर एलिमेंट इज दिस। के अल्फा आप समझ रहे हैं कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो रही, के और एल एम एन। तो पहला ट्रांजिशन है कहां से कहां तक, 2 से लेके 1 तक। इसकी वेवलेंथ दी है, इसकी एनर्जी हमें पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है 13.6 है ना, जेड स्क्वायर। जेड कौन सा होगा यहाँ पे, Z-1 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आइटम नहीं है, तो जेड इफेक्टिव ले ले। 1/n छोटा यानी कि 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 4 है। तो ये वैल्यू, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, SC बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और इसको 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा लिख दीजिए। क्या चीज, लेमडा इज बेसिकली 1.55 है। तो ये 13.6 Z-1 का स्क्वायर है ना, स्प्लिटिंग इफेक्ट के कारण Z की जगह Z-1 लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा हो तो। और ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 3/4 आ गई। कितनी आ गई है, 3/4 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3/4 और यहाँ से आपके पास जो है ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको कितना मिलेगा भाई साहब, एटॉमिक नंबर इसको सॉल्व करने पे Z की वैल्यू आपको 29 आती हुई दिखाई देगी। मतलब एनर्जी यहाँ से आप निकालेंगे 13.6 Z-1 का स्क्वायर इंटू 3/4 है। हाँ, कैलकुलेशन ठीक किया है। 13.6 इंटू 3/4 Z-1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको E आ गई है, और E को आप SC बाई लेमडा लिख सकते हैं। सॉल्व करने पर Z की वैल्यू आपको 29 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा सवाल के ऑप्शन सी में। तो ये आपका 8वां सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल पे। 9वां सवाल बहुत सस्ता है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसका रेडियस r है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B में। तो आप क्या कीजिए, हाफ पार्ट का फोटो बना लीजिए। अगर आप हाफ पार्ट का लेंगे इफेक्टिव लेंथ इतनी हो जाएगी। तो इसमें करंट अगर ऐसे जा रहा होगा, B अंदर की तरफ होगा, तो इफेक्टिव लेंथ आपकी 2r हो गई है। तो 2r हो गई, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, IDL क्रॉस B है ना, IDL क्रॉस B ऊपर की तरफ लग रहा होगा। I की वैल्यू I है, DL की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 2r इंटू B। अब यहाँ पे टेंशन इस साइड लग रही होगी, यहाँ पे टेंशन इस साइड लग रही होगी, तो T प्लस T 2T मस्ट बी इक्वल टू I 2r इंटू B। 2 से 2 गायब कर दीजिए, T की वैल्यू IR B आ जाएगी। एकदम सस्ता सवाल है, यानी आपको टेंशन पूछा गया। तो ये F इज इक्वल टू ILB लगाया, मैंने लगा सकता हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है। तो सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कौन सा आएगा, BIR, यानी आपको ऑप्शन ए जो है 9th वाले में आपको करेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में आपसे बोला है कि एक पार्टिकल है जो R वाले में घूम रहा है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि भाई साहब MVR क्या होगा, NH/2 पाई है ना।
और आप क्या जानते हैं, मैंने कहा वो सर्कुलर और उसमें घूम रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। अगर ये तो जानते हैं ना भाई साहब, 90 डिग्री पे जब वेलोसिटी और बी रहता है सर्कुलर करता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एन है, ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, दैट इज आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो आप क्या निकालना है, आपको निकालना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन की पावर 1/2 आ जाएगा भाई साहब। एन की आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/2 यानी रूट एन है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे जाएगा। सस्ता सवाल है, ये तो हम लिख ही सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, और एम वी आर तो एंगुलर मोमेंटम है, एन एच अपॉन 2 इसको लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस में, डी ऑप्शन में आपको ये वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। तो एकदम सस्ता सवाल था, बड़ी आसानी से इसको करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप देखेंगे पैराग्राफ वाले सवाल कौन से 11 और 12, बड़े ही पेशेंस के साथ आप इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा दम नहीं है, पैराग्राफ आपको ज्ञान बांट रहा है। ये सब बातें आपने पढ़ी होगी, कहाँ पढ़ी होगी आपने ये सब बातें, अर्थ मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ी होगी, यानी क्लासिकल मैग्नेटिज्म वाले में। तो यहाँ पैराग्राफ दे रहा है, ज्ञान की बातें दे रहा है। अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो इस पैराग्राफ में आपको बोला गया है, यानी फॉर सवाल नंबर 11 एंड 12, सवाल नंबर 11 12 पैराग्राफ खुद ही बोल रहा है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ई इंटू ई। एक जगह आपको पैराग्राफ में दिखाई देगा, और डी खुद ही डी को क्या बोल रहा है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो मेरे मन में आया कि के निकालना है, तो क्या करेंगे, डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें, एक जगह वो डी की वैल्यू दे रहा है, डी की वैल्यू क्या दे रहा है, डी की वैल्यू दे रहा है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, प्लस पी। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई आ गया है। अब आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई हो गया, और पी को वो क्या बोल रहा है कि उसको एक्सी इंटू ई लिखा जा सकता है, तो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई तो है, तो ये वैल्यू तो आपकी 1 आ गई, और ई से ई कट गया, तो ये एक्सी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म में आपका के का ये रिश्ता आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो आपको बस जस्ट आपको पैराग्राफ को पूरा पढ़ना था, और ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, है ना। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है, और वैसे भी ये डायमेंशनलेस है, तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ एक्सी मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स क्या होता है, मैंने कहा फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, तो चार्ज का स्क्वायर हो गया, और ये आपका फोर्स न्यूटन हो गया, और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगले वाले में आपको पूछा कि इसकी डायमेंशन क्या है, मैंने कहा इसकी वही होगी जो इसकी होगी, तभी तो इनका रेशियो डायमेंशन लेस होगा। तो सी स्क्वायर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, और ऊपर वाला जो है वो सवाल 11 के ऑप्शन सी में दिखाई देगा। तो 11-12 का खेला यहाँ पे खत्म होता है। एक सस्ता सा पैराग्राफ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा 11-12 में। सिमिलरली अगर आप सवाल 13 और 14 पे जाएंगे, पैराग्राफ पढ़िएगा, वो भी बहुत ही सस्ता है, जस्ट आपको एक इंटीग्रेशन करना होगा। सवाल नंबर 13 एंड 14 जरा ध्यान से देखिए क्या है ये पैराग्राफ। सवाल नंबर 13 एंड 14, सवाल नंबर 13 एंड 14 वाले में जो पैराग्राफ है, इसमें क्या किया गया है कि आपको बोला गया है dn बाई एन, dn बाई dt की वैल्यू आपको दी गई है माइनस ऑफ लेमडा इंटू रूट एन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट एन को इधर ले आ रहा हूँ, माइनस लेमडा इंटू dt है, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t, और n की वैल्यू जो है वो n नॉट से वेरी करके n तक जा रही है। उम्मीद है कि आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, n की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो n की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 टाइम पास करेंगे तो आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप n की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रूट n माइनस रूट n नॉट इज इक्वल टू आपके लिए क्या आ रहा है, माइनस ऑफ लेमडा t/2 आ रहा है। तो अगर आप रूट n की वैल्यू को देखेंगे तो n इधर ले जाइए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट n नॉट माइनस लेमडा t/2
का होल स्क्वायर, किसी भी टाइम पे एन आपके लिए ये आ जाएगा। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू रूट मतलब अगर आप इसका स्क्वायर आ जाएगा तो t इज इक्वल टू 0 डालिएगा तो रूट n का स्क्वायर, यानी कि n नॉट से स्टार्ट हो रहा है और t को इन्फिनिटी डालिएगा। t को क्या डालिएगा, अगर आप मतलब वक्त के साथ t को t इन्फिनिटी तो जाएगा ही नहीं, कुछ वक्त ऐसा होगा उसके बाद ये खेला खत्म हो जाएगा, तो ये धीरे 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 कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो n नॉट से स्टार्ट होता है और वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, तो इस तरह का कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इन्फिनिटी तक जाएगा भी नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आप n वर्सेस जो है t का कर्व बना सकते हैं, कहाँ से, मैंने कहा इस वाली इक्वेशन से, और ये कहाँ से है, ये इंटीग्रेशन से, ये बहुत ही सस्ता है। अब बोल रहा है कि हाफ लाइफ बताइए। अरे हाफ लाइफ तब बताएंगे ना लाला जब ये n की वैल्यू क्या हो जाए, रूट n नॉट बाई 2 हो जाए, यानी ये वैल्यू आपकी n नॉट बाई 2 हो जाए, किसकी, n की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, n नॉट है, दैट इज इक्वल टू लेमडा t बाई 2 है। तो माइनस हटा दीजिए, तो माइनस हटाएंगे तो ये n नॉट माइनस ये हो जाएगा, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या चीज, ये रूट में था ना, ये भी तो रूट में है, ये रूट में है भाई। मैंने यहाँ पे n की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे जब n की जगह n नॉट बाई 2 हो जाएगा तब टाइम कितना होगा, t हाफ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रूट n नॉट कॉमन आ रहा है, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 है, और ये आ रहा है लेमडा t बाई 2। तो अगर आपको चाहिए t तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा 2 को इधर ले आएंगे, डिवाइड बाई लेमडा कर देंगे, वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए, t आ रही है। तो ये ऑप्शन आपको रूट 2, और ये जो 2 है वो इस वाले को सेटल करके रूट 2 कर देगा। तो रूट 2 n नॉट बाई लेमडा और रूट 2 माइनस 1 का फैक्टर आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और ये आपके ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी में आपको ये दिखाई देगा 13 वाले का। और ये 14 वाला सवाल है, इसका ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा है। डी में आप देखिएगा ये ग्राफ दिया हुआ है। तो 13 और 14 वाले के लिए जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, और बहुत ही सस्ता सा पैराग्राफ्स है। ठीक इसी तरह से अगर आप सवाल नंबर 15 और 16 वाले का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो भी आपको अच्छा ही लगेगा, उसको आप बड़ी आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। डॉपलर का एक सस्ता सा पैराग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 15 एंड 16, सवाल नंबर 15 एंड 16, ये है आपका सवाल नंबर 15 एंड 16। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। यहाँ पे सोर्स मान लीजिए, यहाँ सोर्स मान लीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लीजिए। हवा जो चल रही है उसकी रफ्तार 320 है, स्पीड ऑफ साउंड जो कि इधर की तरफ होगी 320, और आपको बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आपको दी हुई है 250, और द ड्राइवर जो उसकी तरफ आ रहा है v रफ्तार से, और इनको कितनी सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर जो है वो आपको 263 दिखाई दे रही है। तो पहले तो आपको बोला है कि स्पीड ऑफ कार बता दीजिए, और दूसरे में बोला है कि हवा अगर बहने लगे तो क्या होगा। मैंने कहा पहले तो स्पीड ऑफ कार निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो होगी वो आपकी क्या होगी, मैंने कहा हवा 320 डिवाइडेड बाई 320, और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है कितनी, मैंने कहा 250, ऑब्जर्वर पास में जा रहा है, प्लस v, और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वैल्यू आपको 263 दी हुई है। तो यहाँ से v की अगर आप ध्यान से देखिएगा तो v आप निकालिएगा, v को आप निकाल सकते हैं, और ये v की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 16.64। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, एकदम सस्ता सवाल। दूसरा जो सवाल है यानी 15 का जवाब हो गया आपके लिए, बहुत सिंपल सा डॉक्टर लगाना था 15 वाला। और 16 वाले में क्या हो रहा है कि इफ द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर है, यानी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड वो बह रही होगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इफेक्टिव रफ्तार आपके लिए क्या हो जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। तो 320 तो भाई साहब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ कहाँ जा रहा है, सोर्स से तरफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो 340 हो जाएगी भाई। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व विल बी 340 प्लस v की वैल्यू तो आपके पास 16.64 है डिवाइडेड बाई 340, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 250 है। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आप पा रहे होंगे कि ये वैल्यू आपकी 262.2 हर्ट्ज आ रही है। तो
तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव जो रफ्तार है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आगे आप ये सब डेवलप में आपने पढ़ रखा होता है ना। with a constant speed of when it start blowing from source to observer with a constant speed of 20 meter per second, new frequency detected by the observer है। ये आपको ऑप्शन कौन से में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। तो इस तरह से पैराग्राफ का जो खेला है सवाल नंबर 16 तक वो यहाँ पे खत्म होता है। अपन बढ़ते हैं आगे पहले मैट्रिक्स मैच पे। पहला मैट्रिक्स मैच रोटेशन से है और एक बहुत ही मॉडरेट किस्म का सवाल है। ऊपर हिंट जो है अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या है सवाल नंबर 17। क्या है सवाल नंबर 17, आप ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 17 अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, उसको यहाँ पे हिंज कर रखा है। क्या कर रखा है, यहाँ पे हिंज कर रखा है, ये ml है और एक मास m जो है v0 रफ्तार से आ रहा है और इससे टकरा रहा है। ये लंबाई आपको l/4 दी हुई है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो सवाल ये बोल रहा है कि टकराने के बाद में ये आइटम तो रुक जा रहा है, होगा क्या, ये आइटम आपका घूमने लग जाएगा। ये हिंज है तो इसके अबाउट ओमेगा से ऐसे घूमने लग जाएगा, चल तो सकता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भाई साहब इस हिंज के अबाउट तो किसी का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है। टॉर्क अबाउट हिंज है 0 है, तो Li मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल। तो पहले कितना mv0 इंटू परपेंडिकुलर दूरी जो कि हो जाएगी 3L/4 है, दैट मस्ट बी इक्वल टू I ओमेगा, क्योंकि ये y तो रुक गया है ना। और इसका I की ये कितना होगा ml²/3 आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। ओमेगा हमें निकालना है, तो m से m गायब हो गया, एक l से एक l गायब हो गया, तो ये 9v0/4 l आपके लिए ओमेगा आ जाएगा। और v0 की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है कि वो √2gl है डिवाइडेड बाई 4l है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा 81 इंटू 2gl डिवाइडेड बाई 4 अंदर की तरफ जाएगा तो 16 हो जाएगा और l जो है वो l² हो जाएगा। तो यहाँ से l से एक l कट जाएगा और 2 से ये आपका 8 हो जाएगा। तो 81g डिवाइडेड बाई 8l है, 81g डिवाइडेड बाई 8l है, रूट में आपको आता हुआ दिखाई देगा 81g डिवाइडेड बाई 8l है। ये ओमेगा आपको ऑप्शन 3 में दिखाई देगा, तो आपको p का 3 मैच होता हुआ दिखाई यहाँ पे देगा। अगर आपको q वाला निकालना है, इसके बाद q वाले में क्या है, इंपल्स ड्यू टू हिंज ड्यूरिंग द कोलिजन। तो टॉर्क नहीं आएगा लेकिन उसका इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो तो निकाल ही सकते हैं। पहले लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v0 होगा। बाद में आपको सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पता हो कि ये L/2 है, ये आपका क्या है L/2 है। तो ओमेगा पता है, ओमेगा इंटू L/2 करिएगा तो रफ्तार मिल गया। तो p फाइनल माइनस v फाइनल करिएगा तो ऑप्शन जो है q वाला सॉल्व हो जाएगा। फिर r में आपसे बोल रहा है कि इम्पल्स ऑन द रॉड बाई बॉल। अगर आप रॉड के बाद इम्पल्स ऑन द रॉड बाई द बॉल है, तो भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो रॉड को जो इम्पल्स है वो बॉल ने कितना दिया है वो आपसे बोला है, तो इसका डेल्टा L निकाल दीजिए। फाइनल I ओमेगा है, इनिशियली 0 है तो I ओमेगा की वैल्यू आपका आंसर आ जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन है। अगर S वाले की बात करेंगे तो भाई साहब बॉल रॉड घूम रही होगी तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I की वैल्यू आपके पास ml²/3 हो जाएगी और ओमेगा जो है वो आप ये वाला यहाँ पे पुट करना और इसका स्क्वायर कर देना। तो इसमें आपका आंसर जो है वो 27/16 mgl आता हुआ दिखाई देगा। तो S से आपको 2 मैच होता हुआ दिखाई देगा। तो 3 and 2 इस तरह का कार्यक्रम आपको आते हुए दिखाई देगा, जो कि करेक्ट कोड मैच होता हुआ यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दिखाई देगा। तो एक सस्ता सवाल जो है वो सवाल नंबर 17 है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 17 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में आपको क्या करना होगा, आपको डेल्टा एक्स निकालना है और डेल्टा एक्स का ही टाइम पास है, तो बहुत ही सस्ता सवाल है। सवाल नंबर 18 क्या है, सवाल नंबर 18 आपको बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्लिट है और ये ऐसा है, यहाँ पे स्लैब रखी हुई है, थिकनेस म्यू एन टी है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस आपके लिए D दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है और इससे कुछ दूरी पे A दिया हुआ है और ऐसे। और आपको सवाल बोल रहा है कि D and B आर वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू
डी और करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ए हो गया है और ये पूरी दूरी आपके लिए क्या होगी, मैंने कहा डी क्या हो जाएगी, डी। तो ये वाली दूरी आपके लिए कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे तो ये वाली दूरी आपके लिए हो जाएगी d/2 प्लस ए, d/2 प्लस ए। और ये वाली दूरी मैंने कहा ये वाली जो दूरी रहेगी वो आपकी d/2 माइनस ए हो जाएगा। तो एक यहाँ से गई और एक आपके पास यहाँ आई है। इन दोनों का अगर आप डेल्टा एक्स ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कौन सी लेंथ आपकी एस से लेके पी तक और क्यू तक, ये जो लेंथ है इसमें P2 ज्यादा होगा। तो ये जो आ रहा है सॉल्व करने पे वो आप ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, बाद में अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना। तो DA/B आ रहा है। अब अगर ये DA/B आ रहा है, अब आगे कौन है, PQ है। लेकिन ये भाई साहब जो स्लैब में से गुजर रहे हैं, जिससे इनको एक्स्ट्रा फायदा कितना होगा, मैंने कहा म्यू इंटू टी माइनस वन, म्यू इंटू टी माइनस वन, म्यू इंटू टी माइनस वन। अगर आप ध्यान से देख, सॉरी टी तो कॉमन आ रहे हैं, टी म्यू टी और टी, तो म्यू माइनस वन टू टी, इतना आपके पास डेल्टा एक्स कौन देगा, स्लैब देगा। अगर मान लीजिए कि ये जितना एक्स्ट्रा चला है उतना स्लैब की वजह से ऑप्टिकल लेंथ अलग ज्यादा आ रही हो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि DA/B माइनस म्यू माइनस वन टी किसके बराबर, ये आपका नेट डेल्टा एक्स आ जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, कहाँ पे, यहाँ वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये और ये तो लेंथ सेम होगी, इसकी ऑप्टिकल की वजह से ये ज्यादा चला होगा, वो इसके बराबर आ जाए तो ओ पे क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है ऑप्शन पी में, तो आपको पी से आपको 4 मैच होता हुआ दिखाई देगा, है ना। और अगर ये वैल्यू यहाँ इक्वल टू n लैम्डा होगी तो किसी पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ये वैल्यू 2n + 1 λ/2 हुई तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये वैल्यू आपको सेकंड वाले ऑप्शन में ये वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू क्या दी हुई है, 3.5 लैम्डा है, यानी कि 7 λ/2 है, यानी ये वाली बात है। तो वहां पे मिनिमा मिलेगा आपको। और ऐसा आपको थर्ड वाले केस में बोला कि इंटेंसिटी एट O इज द मिनिमम, इंटेंसिटी एट O इज द मिनिमम, क्योंकि हम ये O पे जो डिफरेंस निकाल रहे हैं। और अगर वो 3.5 लैम्डा है, मिनिमम होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यानी Q वाले पे आपका 3 मैच होता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये 2 लैम्डा होगी 3.5, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और सेकंड मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो आपको कौन सा मैच होता हुआ दिखाई देगा, R का 2 मैच होता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर आप ये वैल्यू को लैम्डा कर देंगे तो आपके लिए फर्स्ट मैक्सिमा बना है वहां पे, तो आपका ऑप्शन जो है सेंट्रल मैक्सिमा इज अबोव O, यानी फर्स्ट वाला है। कहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा अबोव O रहा होगा, तभी तो यहाँ पे क्या आ गया होगा आपका 1 लैम्डा, यहाँ पे 0 ये लैम्डा, क्योंकि इसके ऑप्शन में क्या दिया गया, μ-1t बड़ा है, μ-1 बोल रहा है कि μ-1t माइनस DA/B की वैल्यू लैम्डा आ रही, इसका मतलब ये बड़ा हो गया है। तो इनकी वजह से ज्यादा डिफरेंस है कंपेयर टू, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है कंपेयर टू दिस, इसका डिफरेंस, इसका मतलब ये इससे ऊपर ही कहीं पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो वहां 0 आया होगा, जहाँ लैम्डा आया होगा, जहाँ पे क्या आ रहा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा रहा होगा। नीचे की तरफ वाला सेंट्रल मैक्सिमा इस वाले O से ऊपर की तरफ कहीं आया होगा, तो यहाँ S वाले का आपका ऑप्शन 1 मैच होता हुआ दिखाई देगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपको ऑप्शन बी में मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 के बाद अगर आप सवाल नंबर 19 की तरफ जाएंगे तो ये बहुत सस्ता सवाल है। जस्ट आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं R इक्विवेलेंट। देखिए क्या है आपका सवाल नंबर 19, इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 19 जो है, सवाल नंबर 19 की अगर बात करेंगे तो इसका पहला जो ऑप्शन है उसमें R है यहाँ पे, और यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे R है, और मैंने कहा यहाँ पे R है। ये बिंदु यहाँ कनेक्टेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिंदु आपको A दिया गया है, ये बिंदु B दिया गया है। अगर आप देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, सिमेट्रिक से, तो इनका कोई रोल नहीं है। इनका अगर कोई रोल नहीं है तो ये R/2, और ये R और R पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये
r/2 हो जाएगा। r/2 और r ऐड होके r बिटवीन a एंड b r हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है p में 2 मैच होता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप इससे आगे वाला देखें, आगे वाला बहुत सस्ता है, बताते हुए शर्म आ रही है। यहाँ पे r, यहाँ पे r, यहाँ पे r और क्या है भाई साहब, यहाँ पे r और यहाँ पे r, वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये बिंदु a है, ये बिंदु a है, ये बिंदु a है, ये b और यहाँ पे भी b आ गया। फिर ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, प्लेन वायर है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, b है। तो ये r r r, a b के बीच में r r r, ये तो b और b के बीच में खत्म खत्म खत्म, और r r पैरेलल हो गए। कितना आंसर आएगा, r/3 अगर आपका आंसर आएगा तो मैच होता हुआ आपको q में दिखाई देगा 1। उसके बाद आगे वाला जो सवाल है, वो आगे वाले सवाल में यहाँ पे आपके लिए r है और यहाँ पे भी r है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, और ये जो पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल का पार्ट है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु B है, ये बिंदु B है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये A बना लीजिए, ये B बना लीजिए और ये सेंटर C बना लीजिए। AC के बीच में R आ गया है, BC कितना R है, तो उसका इक्विवेलेंट जो है वो r/3 आ जाएगा। जोड़िएगा तो 4r/3 आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही सस्ता सवाल है। इनका पोटेंशियल सेम रहेगा कि इनका ये पॉइंट बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 4r/3 आपको ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। तो r का आपका आंसर जो है वो 4 आता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें एस वाले को, तो उसमें क्या है, मैंने कहा रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस और फिर से रेजिस्टेंस, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे ऐसे, और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे ऐसे। ये r r r और r। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये बिंदु A है तो ये बिंदु भी A होगा, ये बिंदु B है तो ये बिंदु भी B होगा। तो अगर आप देखिएगा तो ये A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, और ये भी A और B के बीच में है। तो ये A हो गया, B हो गया, पहला R है, दूसरा R है, और तीसरा R और R है, यानी कि R प्लस R 2R है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, मैंने कहा R और R का आ जाएगा, R और R का r/2 और r/2 और 2r पैरेलल है, तो r/2 इंटू 2r प्लस r/2 प्लस 2r है। तो यहाँ से ऊपर r² आ गया है, और नीचे आपके लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 4 और 5 r/2 आ रही है, 2 पर चला जाएगा। तो 2r/5 का एक आंसर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन 3 है। तो आपके एस में मैच होता हुआ दिखाई देगा 3 to 2 1 4 3 2 1 4 3, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई देंगे। कौन से ऑप्शन में दिखाई देंगे, ऑप्शन डी में दिखाई देंगे 19 वाले। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, जो कि है सवाल नंबर 20 हमारे इस पेपर का। बहुत ही सस्ता, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी नहीं है। भाई ने जो ग्राफ दिया है वो आपका किसके साथ है, फोर्स के साथ ग्राफ दिया है, और आपसे पूछा है कि किसी पर्टिकुलर बिंदु पे इक्विलिब्रियम कैसा है, किसी पर्टिकुलर बिंदु पे इक्विलिब्रियम कैसा है। जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ आपको कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सवाल नंबर 20 की बातें हो रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है, फोर्स यहाँ पे, चल जाओ ऐसा, चल जाओ। और इस एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, मैंने कहा इस एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आप पाएंगे कि फोर्स दिया हुआ है, और यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर वही ऐसे जा रहा। यहाँ बिंदु M है, यहाँ बिंदु L है, यहाँ बिंदु K है, और यहाँ बिंदु J। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फोर्स की वैल्यू K और L पे ही 0 हो रही है। इन दोनों पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 ही नहीं हो रही। इक्विलिब्रियम होने के लिए नो इक्विलिब्रियम, इसमें तो कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। बोल रहा J पे क्या है, मैंने कहा नो इक्विलिब्रियम। भाई साहब P का क्या मैच होता हुआ दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा, Q R S। देखिए Q का क्या हो रहा है, Q वाला पॉइंट, Q में बोल रहा है कि K पॉइंट के क्या हाल चाल होगा। मैंने कहा K जो है वो कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में। K से अगर आप X में जाएंगे, यानी आगे की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, तो मैं X में गया, फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो क्या लौट के वापस आएगा, मैंने कहा नहीं, लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पे 2 मैच हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप के में देखेंगे तो मैं तो एक्स में गया लेकिन फोर्स नेगेटिव एक्स में, इसका मतलब क्या है कि आप इससे इधर की तरफ जा रहे हैं, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये फोर्स नेगेटिव में। आपका अगर आप स्लाइटली इधर जा रहे हैं फोर्स लग रहा है नेगेटिव, आप नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ है यानी पॉजिटिव है। अगर आप इधर जा रहे हैं फोर्स इधर की तरफ, हर एक केस में, दोनों ही केस में आप स्लाइडली डिस्टर्ब कर रहे हैं अगर इक्विलिब्रियम से, तो आपके पास एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल हुआ, यानी कि ये आपके ऑप्शन 3 में जाएगा। और फिर अगर आप ध्यान से देखें पॉइंट एम पे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब एम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो रहा है, यानी ऑप्शन 1 आपके लिए करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका था सवाल नंबर 20 और इसके साथ ही इस FST 13 के पेपर 2 के डिस्कशन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे खत्म होता है। और सारे सवाल मतलब जो थे वो करने लायक थे, आप बड़ी आसानी से इनको कर लेते। कोई भी सवाल आउट ऑफ बॉक्स टाइप का यहाँ पे नहीं था, तो बड़ी आसानी से आप, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था टेस्ट में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते थे। खास करके जो पैराग्राफ वाले सवाल है या मैट्रिक्स मैच वाले सवाल है वो भी बहुत ही आसान थे, है ना। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वाले पेपर के डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।